गुड इवनिंग। आज आप लोगों को क्लास 10th द्विघात समीकरण में 4.2 चालू करेंगे। ठीक है, 4.1 का क्लास हो चुका है। अब 4.2 में देखिए, 4.2 में कहता है जो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण बनाने के दो विधि होते हैं, एक होता है विभाजन विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। समझे? तो जो विधि से आप लोग द्विघात बहुपद को सिद्ध किए थे, जिस विधि से आप लोग द्विघात बहुपद को बनाए थे, उसी विधि से अगर यहाँ पर भी बनाते हैं तो वह आपका गुणनखंड विधि होगा। बात समझ गए? गुणनखंड विधि। और विभाजन विधि में फार्मूला का प्रयोग किया जाता है श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम जो होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इसका नाम है, ठीक है, श्रीधराचार्य नियम। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो पहले गुणनखंड विधि पर बात करेंगे। देखिए, आपको बतला देते हैं एक समीकरण, मतलब एक जो होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको द्विघात समीकरण हुआ। और इसी द्विघात समीकरण में, ठीक है, x² के गुणांक को देखिएगा, x² के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है और गुना करने के बाद इतना में फैक्टर तोड़ा जाता है, इतना में तोड़ा जाता है कि गुना करने के बाद इतना पुर जाता है और जोड़ने पर, और नहीं तो घटाने पर इतना पुर जाता है। तो ये विधि जो होता है इसका नाम होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसी विधि से आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को इसी विधि से पढ़ना है। तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है x² - 3x - 10 = 0। गुणनखंड विधि से, जब गुणनखंड विधि कहता है तो गुणनखंड विधि में कैसे बनेगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, एकदम गौर से देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कहता है x² - 3x - 10 = 0। तो देखिए, x² के पहले कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। अगर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब 1 है। अब 1 को, ठीक है, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 10 होगा। जब 1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। अब इस 10 को इतना में तोड़ेंगे, 10 को इतना में तोड़ेंगे। कहता है गुणनखंड करने के लिए, तो गुणनखंड कर देंगे। देखिए, 10 लिख देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 5। अब 5 में 5 से भाग देंगे तो 1। क्या इस 10 को और कोई विधि से तोड़, मतलब इसको कोई और संख्या में तोड़ सकते हैं? नहीं टूटेगा। तो इसको बनाने के लिए कितना में तोड़ना होगा? 5 और 2 में तोड़ना होगा। तो देखिए कैसे लिखने का तरीका बतलाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -5x। अब छोड़ दीजिए एक चीज़, यहाँ पर लिख लीजिए 2x - 10 = 0। हमें कन्फ्यूजन होता है यहाँ वाले अंक में बैठाने पर। जो सर तो कहे जो 5 दूनी 10 में तोड़ देने के लिए, तो 5 दूनी 10 में तो तोड़ दिए, लेकिन प्लस देंगे कि माइनस देंगे? बउआ ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर पहले से क्या दिया हुआ है? माइनस। पहले से यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस। तो यहाँ पर क्या देंगे? जो माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। क्या देंगे? जो हमें -3 आएगा। तो देखिए, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। इसलिए यहां पर हमें क्या सटेबल होगा? +2। कोई दिक्कत? देखिए, 5 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, और 5 में से 2 जाता है तो 3 होता है। क्वेश्चन तो क्लियर है। अब देखिए, देखना है, कॉमन करने की बातें आती है। और एक बात और ध्यान देंगे, जब ये यहाँ पर = होगा तो यहाँ पर चिन्ह देना ना भूलिएगा, ये चिन्ह देना है। अब देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x को कॉमन कर लीजिए तो x - 5। जितना इस ब्रैकेट में है पहले इस ब्रैकेट में भर लीजिए, और उसके बाद सोचिए जो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? जो +2 होगा, तो यहाँ पर दे दीजिए +2। अब चलिए, यहाँ पर x +2, और ये दोनों में से कोई एक को लिख लीजिए, यानी कॉमन हो जाता है 0। तो अब यहाँ पर चलेंगे x +2, x + 2 = 0, तो x = -2। यहाँ पर चलेंगे x - 5 = 0, इसीलिए x = 5। देखिए,
अगर क्वेश्चन कहता है आप लोग को एक नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का जो है उसको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो गुणनखंड विधि से बन करके तैयार है। आपका एक आंसर हुआ -2 और एक आंसर हुआ आपको 5। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन में वहाँ पर तो एक्स स्क्वायर से पहले कोई चीज़ नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले कोई चीज़ दिया हुआ है। तो जब एक्स स्क्वायर से पहले अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए एक्स स्क्वायर से पहले 2 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या दिया हुआ है बुआ, 2 दिया हुआ है। तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 यानी 12 होगा। अब 12 को इतना इतना में तोड़ो, देखो यहाँ पर 12 लिख देंगे और यहाँ पर देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, इस गुणनखंड को क्या करेंगे, जो गुना करने पर 12 पुर जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 1 पुर जाएगा, यानी 1, ओनली 1 एक्स। देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 1 गया तो 3। चलिए 4 और 3 में तोड़ना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस 4x, फिर यहाँ पर 6 = 0 दे दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे x² के गुणांक को यानी 2 को 6 से गुना किए तो 12 हुआ, तो 12 को हम तोड़ दिए, 4 तिहाई 12, जैसे -6 है वैसे -6 दे दिए, यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पर सोचना है जो हम क्या देंगे, क्या देंगे जो हमें प्लस यहाँ पर x पुरना चाहिए। तो देखो बुआ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया तो एगो x पुर गया। अब चलो यहाँ पर चूंकि बराबर है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इसका मतलब 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो x + 2 जितना इस ब्रैकेट में है उतना यहाँ पर पहले भर देते हैं। अब सोचो जो x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे कि गुना करने के बाद -3 होगा, तो हो गया -3। अब देखो 2x और ये एक माइनस वाला, ये दोनों में से सेम है तो एक कॉमन कर लो, बराबर 0। अब लो 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, इसलिए x = 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपको x = -2। क्लियर है। इस तरह आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी हम आप लोग को 4.2 पढ़ा रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अभी आप लोग को 4.2 का NCERT क्वेश्चन, ठीक है, अभी पहले NCERT पढ़ेंगे, NCERT पूरा क्लियर होगा तो फिर सोचेंगे SF के लिए। ठीक है, अभी आप लोग को NCERT क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन दोनों बन गया। एक बार समझिए, क्वेश्चन को आप लोग क्लास में जब हम पढ़ा रहे हों तो उस समय उतारने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको लगे जो नहीं समझ में आ रही है तो समझने का कोशिश करेंगे, आप लोग हमें कहेंगे, हम फिर से समझा देंगे। और ये क्वेश्चन को ले जाकर के मैथ है, घर पर जाकर के समय दीजिए, बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप हमसे क्लास में क्वेश्चन कीजिए, हम आपको बताएंगे। और संयोग ऐसा है जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाता है क्लास, तो उस पर भी देखिए बार बार वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्लास में अवेलेबल हैं, लेकिन क्लास में जब हम पढ़ा रहे हो तो उस समय केवल समझने का कोशिश कीजिए। खास करके मैथ समझने का चीज़ है, ना कि रटने का चीज़ है। ठीक है, और गुणनखंड विधि जो है इसके रूल्स को लिखाया नहीं जाता है, इसके रूल्स को समझना पड़ता है। जैसे देखिए x² के गुणांक को अचर पद से गुना करने पर, तो x² का गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए 1। अब 1 को 10 से गुना किए तो 10 हुआ। अब 10 को इतना इतना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 10 होगा, जोड़ने या घटाने पर 3 होगा, तो तोड़ दिए 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 गया 3। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन कर लिए। जब x को कॉमन किए तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। जितना इस ब्रैकेट में है उतना इस ब्रैकेट में भर दिए। भरने के बाद अब देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे x को, जो हमें 2x प्राप्त होगा तो 2 से। क्लियर है, तो जो बाहर में है उसको एक बार अंदर कर लिया, दोनों में से एक कॉमन हो गया। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकल गया, और इस तरह दोनों क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन। देखिए
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ। 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है अजीब टाइप का, लेकिन अजीब कुछ नहीं है। आप लोग नहीं घबराइए, आप लोग हड़बड़ाइएगा तो पूरे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है √2x²। एक्स स्क्वायर से पहले है √2 प्लस 7x और प्लस 5√2 = 0। तो अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5√2 और यहाँ पर दिया हुआ है √2, नहीं तो आपको तो पहले बतलाया हुआ है जो x² के जो गुणांक होंगे उसको अचर पद से गुना करना है। तो जब x² के गुणांक में यहाँ पर √2 है तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। कैसे? सो देखिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √4 होगा और √4 का वर्गमूल होगा आपको 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होगा। अब 10 को कितना में फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने के बाद आपको 10 पुर जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 7 पुर जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो 7 पुर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0 हो गया। अब देखिए x² के गुणांक को इतना से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 10 को तोड़ दिए, 5 2 जा 10 और 5 और 2 को ऐड किए तो 7। यहाँ तक सही है। अब चलिए, अगर ये चीज़ सही है तो यहाँ पर हम क्या कॉमन करेंगे, तो x को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 हो गया। अब चलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बउआ, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5√2 है, कौन चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5√2 हो जाएगा, हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब चलो x प्लस √2 और ये हो जाएगा आपको √2 प्लस 5 = 0। तो ये हो जाएगा x प्लस √5 = 0, देयरफॉर x = -√5। सेम उसी प्रकार से √2x प्लस 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। देखिए एक बात आप लोग को कह दें, जो जब बट्टा में रूट आता है तो उसका परिमेयकरण होता है। जब बट्टा में रूट आता है तो उसका परिमेयकरण होता है, जो कि आप लोग को हम पहले बतला दिए थे। तो उस ढंग से आप लोग परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है 2x² - x प्लस 18 = 0, नहीं तो 18 के पहले यहाँ पर x² के पहले क्या है, 2 है। तो 2 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36, यानी 18 को जब 2 से गुना करेंगे तो 36 होगा। तो 36 को कोई संख्या है देखला कि गुना करेंगे तो गुना करने पर 36 और जोड़ने या घटाने पर 2, सॉरी x नहीं होगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, देखिएगा एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये इस टाइप का है। एनसीईआरटी में आपका ये है क्वेश्चन इस टाइप का। वन बाई 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए 1/8। अब चलिए जब ये बाई है यानी बट्टा में है तो इसको भी बट्टा कर लीजिए, इसको भी बट्टा कर लीजिए, हो गया। अब चलिए 1 और 8 का एलसीएम 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² घटे 8x जोड़ 1 बराबर 0। बट्टा करके त्रिया गुना कर दीजिए। अगर त्रिया गुना करते हैं तो आपके पास में आता है 16x² घटे 8x जोड़ 1 बराबर 0, हो गया। अगर ये 16x² घटे 8x जोड़ 1 बराबर 0, तो x² के गुणांक को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा। तो 16 को कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 16 और जोड़ने या घटाने के बाद 8। तो 4 चौका 16 और 4 4 8। चलिए लेते हैं 16x² घटे 4x घटे 4x जोड़ 1 बराबर 0। तो यहाँ पर से ले लेंगे हम 4x, ये हो जाएगा 4x घटे 1, यहाँ पर 4x नहीं, यहाँ पर 1 को कॉमन करेंगे तो 4x घटे 1 बराबर 0। देखिए
4x घटे 1, यहाँ पर 4x घटे 1 बराबर 0। फिर चलिए 4x घटे 1 बराबर 0, तो ये आप ले लीजिए 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। सेम इसी प्रकार इधर भी x बराबर 1/4। यानी यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया था क्वेश्चन, जब PDF तैयार हो रहा था तो ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया था तो वो सही कर दिए। क्वेश्चन आपका NCERT का ये है, ठीक है। और इस तरह आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन बन करके तैयार हुआ। तो अब आपको 4.2 का पहला का 1, 2, 3 और 4 नंबर हम क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अभी जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन जैसे बतलाए हैं, सेम 4 नंबर क्वेश्चन की तरह आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 100x² - 20x + 1 = 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ पर 100 है, तो 10 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 10x घटे 1। यहाँ पर 1 को कॉमन करेंगे तो 10x घटे 1 बराबर 0। चलिए अब देखिए 10x घटे 1, ये हो जाएगा 10x घटे 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपको 10x घटे 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। उसी प्रकार यहाँ पर भी x बराबर 1/10। और इस तरह आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है, 4.12 का पहला क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन था, जो कि 5वां क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में, तो उदाहरण 1 में जो था, ये तो क्वेश्चन आपका उदाहरण में था, तो हम क्या किए, जो पहला क्वेश्चन जो था 4-5 क्वेश्चन, उसी 5 क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पर रख दिए हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग के बीच में हम, ठीक है, एक क्वेश्चन को, ओनली 1 क्वेश्चन आप लोग को हम श्रीधराचार्य नियम पर एक बतला देंगे, ठीक है। और आप लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन के लिए एक दिन वेट करेंगे, ताकि जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप लोग के बीच में हम, ठीक है, फिर ला देंगे। एक दिन में केवल एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 2 नंबर में दिया हुआ था जो उदाहरण 1 को लेकर के, तो उदाहरण 1 तो अभी हम नहीं लाए हैं यहाँ पर, तो हम क्या किए, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितना था 5 क्वेश्चन, उसी 5 क्वेश्चन को यहाँ पर ला दिए हैं। और अभी आप लोग को श्रीधराचार्य नियम जो होता है उस नियम पर हम बनाना बतलाते हैं, और उसका भी एक बेहतरीन तरीका आप लोग को बतलाते हैं पकड़ने के लिए, जो किसका द्विघात समीकरण होगा और किसका द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग को देखिए हम फार्मूला बतलाते हैं, फार्मूला को केवल अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए D होता है B² - 4AC। केवल आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जो अगर D का मान माइनस में आएगा, D का मान माइनस में आएगा, किताबी लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, केवल हमारी बातों को आप लोग समझ लीजिए। D का मान अगर माइनस आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी आगे हल नहीं होगा। अगर D का मान माइनस में आएगा तो उसका हल नहीं होगा। D का मान माइनस में आएगा तो उसका हल नहीं होगा। D का मान प्लस में आएगा तो हल होगा। D का मान, D का मतलब होता है विवेक्तर का सूत्र, विवेक्तर के लिए हम लोग D का प्रयोग करते हैं। D का मान अगर माइनस में आएगा तो हल नहीं होगा, D का मान प्लस में होगा तो उसका हल होगा। इतना बात समझ गए। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेकर के चेक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन आपको x² - 3x - 10 = 0। तो a = हो जाएगा 1, b = हो जाएगा -3 और c = हो जाएगा -10। ये हो गया। x² का मान जो होता है वह a का मान होता है, x का जो मान होता है वह b का मान होता है, और अचर पद जो होता है वह c होता है। कोई दिक्कत, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आ गया तो फार्मूला पर बैठाते हैं, d = B² - 4AC। अब क्या है, यहाँ पर -3 का स्क्वायर है, -4 1 और c में -10। देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 9 49। अब बताइए 49 प्लस में आया
कि माइनस में आया? प्लस में अगर आया तो इसको विवेक्तर का सूत्र जो होता है उस पर बैठा देते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना नहीं है, लेकिन एक नंबर एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं हुआ था। हमारी इच्छा थी जो एग्जाम्पल को एक बार पढ़ाएं, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ला दिए हैं और आप लोग को श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करके बतला देते हैं। ठीक ना, चलिए श्रीधराचार्य नियम क्या कहता है? तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टेंडर d/2a, ये फार्मूला होता है। तो चलिए माइनस में देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब b का मान क्या है? -3 है, प्लस माइनस d का वैल्यू क्या निकला है? 49, तो 49 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, और a का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 दे दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? 49 के वर्गमूल 7, 2, तो पहले ले लीजिए 3 जोड़ 7/2, तो 7 3 कितना? 10/2, 5, यहीं से ले लीजिए 3 घटे 7/2, तो ये हो जाएगा -4/2 यानी -2। बताइए, यही आंसर ना आपको वहाँ भी आया था? तो वहाँ पर जो आप लोग आंसर लाए तो आप लोग को उसके लिए क्या करना पड़ा था? गुणनखंड करना पड़ा था। और यहाँ पर गुणनखंड की कोई बात है क्या? केवल अगर फार्मूला लागू कर देते हैं तो चट से बना दीजिएगा। यहाँ पर फैक्टर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबू हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में अगर कहता है विवेक्तर सूत्र का प्रयोग करने के लिए, तो विवेक्तर सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहेगा जो द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र का प्रयोग कीजिए, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र एक हम लोग श्रीधराचार्य नियम कहते हैं। और अगर कहेगा गुणनखंड करने के लिए तो गुणनखंड करेंगे। ठीक है, बस केवल आप लोग ध्यान में रखेंगे जो ये जो अभी आप लोग के बीच में क्वेश्चन ला दिए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पढ़ना है हमें। यहाँ पर कहता है उदाहरण 1 में दिए गए समीकरणों को हल करें। तो उदाहरण 1 में जो समीकरण था तो उदाहरण का था, इसलिए हम क्या किए, जो आप लोग को पहले ये चीज़ सिखा दिए हैं, ताकि जब ये चैप्टर की बात आएगी तो आप लोग का माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे जो सर ये क्या है। ठीक ना, अब आप लोग को इसका HW दे रहे हैं, यानी होमवर्क दे रहे हैं 4 क्वेश्चन जो कि घर से बना करके लाएंगे। एक हम आप लोग को बतला दिए हैं और 4 क्वेश्चन आप लोग को घर से बना करके लाना है। पहले विवेक्तर का सूत्र लागू करेंगे, यानी D निकालेंगे। D अगर आपको प्लस आ गया तो फिर x इक्वल टू जो फार्मूला आपको ऊपर में श्रीधराचार्य नियम x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac जो आपको लिखवा रहे हैं, इसका प्रयोग करके बनेंगे। ठीक है, और आप लोग भी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को बना करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसको x का मान बतला देंगे जो कितना कितना आया। कोई आदमी चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए अब जो होगा देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ से भाषा पर आधारित प्रश्न चालू होती है। भाषा समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रेम से अगर समझते हैं मन से तो कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए कहता ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसा 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 2 ऐसा संख्या लीजिए जिसका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ये क्वेश्चन को हम आपको 2 ढंग से बनाएंगे। अभी जस्ट आप लोग पढ़ करके अभी आए हैं 2 चर वाले समीकरण, तो 2 चर वाले समीकरण के आधार पर इसको बनाते हैं। देखिए लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर y, तो प्रश्न से क्या कहता है, जिसका योग 2 संख्या जो हम ले रहे हैं उस दोनों का योग, तो x प्लस y बराबर 27 हो गया समीकरण 1, और x गुने y बराबर 182 समीकरण 2 बन गया। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। कैसे प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, देखिए अभी हम आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं। चलेंगे समीकरण 1 से, x प्लस y इक्वल टू 27
तो x इक्वल टू 27, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो गया समीकरण 3। अब चलेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो x y इक्वल टू है 182, 100 कितना है, x y इक्वल टू है 182 दे दिए। देखिए x का मान क्या निकला हुआ है, 27 घटे y, तो जहां पर x होगा वहां पर हम 27 घटे y लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ है तो यहाँ पर लिख देंगे 27 घटे y, उसके बाद y है तो y बराबर 182। देखो बाबू 27 को y से गुना करेंगे 27y माइनस y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 182। क्या आप सबको इधर ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे y स्क्वायर प्लस 27y घटे 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो y स्क्वायर घटे 27y जोड़ 182 बराबर 0। इसीलिए y स्क्वायर घटे 27y प्लस 182 बराबर 0। अब तोड़ना है, कितना कितना को गुना करेंगे कि गुना करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर 27 होगा। अब चलते हैं 182 को पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 नंबर 18, 2 इकाई 2। अब यहाँ पर देते हैं 7 से तो 63 91, 13 से तो 1। तो इसको देखिए यहाँ पर पुराना कितने है 27, तो 14 और 13 को जोड़ करके देखिए 27 पुर रहा है, यानी 14 और 13 में ये टूट जाएगा ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं y स्क्वायर घटे 14y घटे 13y जोड़ 182 बराबर 0। तो यहाँ पर y को कॉमन कर लेंगे तो y घटे 14 और माइनस 13 को कॉमन कर लेंगे तो y घटे 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y घटे 13 और ये हो जाएगा आपको y घटे 14 बराबर 0। तो y इक्वल टू हो जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 14। अब चलिए बउआ यहाँ पर जो आया मान, अगर हम एक मान कोई मान y का मान समीकरण 1 में मतलब 3 में रखेंगे तो क्या x का मान निकल जाएगा। अगर 13 रखेंगे तो 14 निकलेगा, 14 रखेंगे तो 13 निकलेगा। ये हुआ मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मेथड। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर हम आप लोग को बतला दिए जो कि प्रतिस्थापन विधि जैसा लग रहा है नहीं, लेकिन इस चीज को हम द्विघात समीकरण पर भी बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा मेरे अपने तरफ से समझिएगा। जैसे अभी हम कोई लड़का का एग्जाम्पल लेकर के बतलाते हैं। कोई लड़का का मतलब क्या, यहाँ पर चलिए ना ऐसे समझ लीजिए, ये A है और ये B है, ठीक है। बोल रहे हैं जो A और B दोनों को मिला करके 27 रुपया है, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है। अगर A के पास कितना रुपया है ये बात अगर मालूम हो तो B आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे सो देखिए, ठीक है। इस चीज को अभी हम आप लोग को बतलाते हैं कैसे बनाएंगे। सो दूसरा पेन ले लेते हैं कलर, ताकि आप लोग को दोनों दिखाई दे। इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या 27 घटे x। क्यों 27 घटे x किए, क्योंकि 2 संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो एक संख्या अगर मालूम चल गया तो दूसरा संख्या तो 27 में से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो प्रश्न से क्या कह रहा है बुआ, जो दोनों संख्या का गुणनफल किसका, x और 27 घटे x का गुणनफल 182 है। तो देखो 27 को x से गुना करेंगे तो 27x घटे x स्क्वायर बराबर 182। यहाँ पर चलेंगे x स्क्वायर जोड़ 27x घटे 182 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर घटे 27x जोड़ 182 बराबर 0। इसीलिए x स्क्वायर घटे 27x जोड़ 182 बराबर 0। अगर मान लीजिए जैसे ये समीकरण है वैसे ही तो ये समीकरण है,
तो समीकरण को तो हल कर सकते हैं, आपको केवल आपको मेथड बतला दिए जो कैसे हम लोग दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं ना। तो अगर आप लोग को ये ढंग अगर अच्छा लगे तो ये ढंग बनाएंगे, अगर आपको ये ढंग अच्छा लगे तो ये ढंग बनाएंगे। हम आपको दोनों ढंग बना दिए हैं, ठीक है। और इस तरह आप लोग को तीसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, जो स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्टूडेंट को उतारना होगा रोक करके वीडियो उतार सकते हैं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन है आप लोग के नज़दीक में। इससे पहले आप लोग को, ठीक है, पहले वीडियो में आप लोग को बतलाया गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। उसमें था दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, इसमें दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्वेश्चन में हल्का फर्क है। उसमें था दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 182 था, और यहां पर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है। तो लिखेंगे तो वैसे ही, ठीक है, लिखेंगे वैसे ही। कैसे लिखेंगे सो देखिए, लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या x, तो दूसरी क्रमागत लिख देते हैं, पहला मैंने लिखे थे क्रमागत धनात्मक संख्या x + 1। पहला अगर x है तो दूसरा होगा x + 1 और तीसरा होगा x + 2। काउंटिंग ऐसे ही आगे की ओर जाती है। तो मान लिए कहता है जिनके वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और फिर यहाँ पर x + 1 का स्क्वायर, योग तो प्लस 365, तो 365 हो गया। अब देखिए ये x² प्लस 2x + 1 माइनस हो गया। अब देखिए 2x² + 2x माइनस 3, 6, 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो x² + x घटे 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। इसलिए x² + x घटे 182 बराबर 0। और इस तरह आपका समीकरण बन करके तैयार हो गया। देखिए उसमें भी बना था, इसमें भी बना था। कितना कितना को गुना करेंगे कि गुना करने के बाद 182 और जोड़ने घटाने के बाद केवल x। 13 और 14 को गुना करते हैं तो 4 × 12, 3 दूनी 6, 2 8। हाँ, तो 13 और 14 में तो इसको भी हम तोड़ देते हैं। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में इतना ही टूटा था। तो देखिए तोड़ते हैं, x² जोड़ 14x घटे 13x घटे 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, x को कॉमन करेंगे तो x जोड़ 14 और यहाँ पर x जोड़ 14 बराबर 0। तो x घटे 13 और x जोड़ 14 बराबर 0। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x घटे 13 बराबर 0, x बराबर 13। और यही मान्य होगा। भाषा पर आधारित क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे एक चीज़, माइनस आंसर नहीं होता है। भाषा पर आधारित क्वेश्चन में माइनस आंसर नहीं होता है। तो पहला संख्या हमारा क्या निकल गया, x। तो लिखेंगे पहली क्रमागत संख्या बराबर 13, तो दूसरी क्रमागत संख्या 13 जोड़ 1 बराबर 14। इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए केवल भाषा को आप लोग को समझना है। अगर भाषा को अगर मन से समझते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन का आता है दो क्रमागत धनात्मक, तो क्रमागत का मतलब कि कर्म के आधार पर, जैसे कर्म होता है 1, 2, 3 लगातार संख्या, लगातार संख्या को हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो पहला अगर x मान लिए, क्योंकि संख्या तो दिया हुआ नहीं ना है, केवल कहता है दो क्रमागत संख्या, तो एक को हम मान लिए x, तो दूसरा हो गया x + 1। फिर कहता है के वर्ग करने का मतलब था, यह वर्ग कर दिए, और वर्ग किए तो ये बन गया मेरा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। उसी फार्मूला पर बैठा दिए, बैठाए तो देखिए 60 से आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जब जिक्र हो गया समकोण त्रिभुज का तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना दीजिए, क्योंकि मैथ में अगर फॉर्मूला अगर लागू करते हैं उससे पहले अगर इमेज की बात हो तो इमेज बना दीजिएगा तो बड़ा सुंदर से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखिए कहता है अगर बन गया चलिए ए बी सी, कहता है ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई को x मान लो। यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तीनों दे दिए, अब इसको लिख लेते हैं। दोनों निकल गया, कर्ण दिया हुआ है तो चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में आपको 13 का स्क्वायर है, यहाँ पर लंब में x का स्क्वायर है और आधार में x घटे 7 का स्क्वायर है। देखिए 13 का स्क्वायर 169, ये x स्क्वायर पहले x स्क्वायर घटे 7 दूनी 14x प्लस 7 सत्ते 49, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। अब 169 को उठा करके उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर है x स्क्वायर 2x स्क्वायर घटे 14x जोड़ 49 घटे 169 बराबर 0। चलिए अब हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस नहीं माइनस से होगा -120 इक्वल टू 0 हो गया 120। हाँ अब चलिए देखिए 2 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, तो x स्क्वायर घटे 7x घटे 60 दूनी 120 बराबर 0, इसीलिए x स्क्वायर घटे 7x घटे 60 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 60 और जोड़ने या घटाने के बाद 7, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गया तो 7। चलिए देखिए x स्क्वायर घटे 12x प्लस 5x घटे 60 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x को कॉमन कर लेंगे तो x घटे 12 और यहाँ पर 5 को कॉमन कर लेंगे x घटे 12 बराबर 0। आइए ना सर, आइए ना, तनी देख लीजिए। देखिए आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर x है और यहाँ पर 5 है तो x को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5, और इस दोनों में से सेम है इसलिए x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। आपको बतलाए हुए हैं जब भाषा पर आधारित क्वेश्चन होगा तो भाषा पर आधारित क्वेश्चन में कोई भी माइनस में नहीं होगा। तो देखिए ये माइनस में है तो ये उधर जा करके यानी इक्वल टू का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस में ही आंसर होगा, तो इसको छोड़ देते हो। इसे देख लीजिए, अगर इच्छा है जो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू आपको ठीक है -5 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आंसर x इक्वल टू 12 यानी 12। अगर 12 आ गया तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आप क्या माने थे, ऊंचाई माने हुए थे x, तो ऊंचाई कितना निकल गया 12, तो ये हो जाएगा 12 घटे 7 यानी 5। आपको अगर पूछे जो एक समकोण त्रिभुज में इस प्रश्न के आधार पर ऊंचाई कितना है तो 12 और आधार कितना है 5। क्वेश्चन में लगभग कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम आसान सी भाषा में बन गया।
अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें है कुछ, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की बारी है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। देखिए ये भी आप लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल में पढ़े हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में पढ़ने का मौका एग्जाम्पल में पढ़ने के लिए मौका मिला होगा। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन एक जगह दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। तो नग की लागत, देखिए कहता है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दुगुने से 3 अधिक है। लागत हो जाएगा आपको दुगुने से 3 अधिक। तो प्रश्न से x इंटू 2x प्लस 3, अब कुल लागत था 90 रुपया था 90। अब देखिए 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3x घटे 90 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर के पहले 2 है तो इस 2 को 90 से गुना करेंगे तो 180 होगा। 180 को कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 3 मतलब 180 और जोड़ने या घटाने के बाद आपको 3, तो 15 और 12 में तोड़ेंगे इसको। देखिए 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर चलते हैं तो यहाँ पर x को कॉमन कर लेते हैं तो 2x प्लस 15, यहाँ पर ठीक है 6 को तो हो जाएगा आपको 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपको x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 और यही आपका मान होगा। तो नग की लागत क्या हो जाएगा भाई, नग की लागत हो जाएगा आपको दुगुने से 3 अधिक 2 गुने 6 जोड़ 3, 6 दूनी 12 जोड़ 3 यानी 15। देखिए आपको एक बार फिर से कह दें, भाषा को समझना पड़ता है, भाषा को समझिएगा। देखिए एक कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x है तब तो नग की लागत होगी ना। नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का, उस दिन कितना निर्माण किया गया बर्तन, तो उस चीज को हम x मान लिए। तो x के दुगुने से 3 अधिक है, तो दुगुने से 3 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ होगा, कम का मतलब माइनस होगा। फिर कहता है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की निर्माण लागत यानी नग में या बर्तन में दोनों मिला करके कितना रुपया खर्चा होता है, 90 रुपया खर्चा होता है। तो दोनों को मिला करके 90 रुपया कर दिए, तो बन गया मेरा एक समीकरण, और समीकरण को गुणनखंड किए तो मेरा निकला कितना 6। तो नग की लागत थी दुगुने से 3 अधिक, तो 6 को दुगुना करेंगे तो 12, 3 अधिक तो 15, और इस तरह आपका 4.2 क्लियर होता है। 4.2 में आपको एक बार फिर से बतला दें, ठीक है। 4.2 चैप्टर आप लोगों को क्लियर होता है। देखिए 4.2 चैप्टर क्लियर हुआ। आप लोग को एक बार बतला दें, जो 4.1 और 4.2 का पूरा हम आप लोग को ठीक है क्लास दे दिए हैं, जिसमें से 4.2 में 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक है। उदाहरण 1 में तो उसमें 2 समीकरण बना हुआ है, तो 2 समीकरण को हम बनाए हुए हैं टारगेट, जो जब एग्जाम्पल पढ़ाएंगे ना तो उसमें आप लोग को पूरा पढ़ा देंगे,
इसलिए आप लोग को नहीं बतलाए हैं, ठीक ना। अभी आप लोग को 4.2 में 2 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन वाला ही सब रख दिए हैं और सीढ़ीधारा 4 नियम जो कि अपना मर्जी से हम आप लोग को बतला दिए हैं, ठीक ना। तो वो आप लोग को प्रैक्टिस करना है और पूरे वीडियो को अच्छा से सुंदर से देखेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखेंगे, और ठीक है फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला आप लोग का 4.1 और 4.2, आज 4.2 क्लियर होता है। फिर हम आप लोग को मिलते हैं 4.3 में। बाय।